everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's anatomy and physiology questions. Question number 1 is, what is the meaning of precocious puberty? Precocious puberty का क्या मतलब होता है? Options are A. Sexual maturity at later age, B. Mental maturity at early age, C. Sexual maturity at early age, or D. None of the above. And the correct option is option number C, that is sexual maturity at early age. ह्यूमन में प्यूबर्टी मेनली जो होती है वो हॉर्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती है, और जो प्यूबर्टी होती है उसकी जो एवरेज एज होती है, गर्ल्स में अगर एवरेज एज की बात करें प्यूबर्टी की तो वो होती है 10 ईयर्स, और अगर हम बॉयज़ की एवरेज प्यूबर्टी की एज की बात करें तो वो होती है 11 to 12 ईयर्स. लड़कियों में इसका मेजर लैंडमार्क मेनार्क तथा लड़कों में फर्स्ट इजैक्यूलेशन होता है. यदि प्यूबर्टी की अवस्था अर्ली एज में आ जाती है तो इसे हम प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस? निम्न में से टेस्टिस की क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? ऑप्शंस आर ए. नेफ्रॉन, बी. लेडिंग सेल्स, C. Seminiferous tubules, or D. None of the above. And the correct option is option number C, that is seminiferous tubules. प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 300 खंडक पाए जाते हैं, और प्रत्येक खंडक में 1 से 4 कुंडलित सूक्ष्म नलियाएं होती हैं. इन्हें शुक्रजनक नलियाएं या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है. इनमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं. फर्स्ट इज स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, यह स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, और जो सेकंड सेल इसमें पाई जाती है वो होती है सर्टोली सेल्स. इसको हम नर्स सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं. ये जो सेल होती है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रिब फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर में पाई जाने वाली रिब्स में सबसे छोटी व सबसे मजबूत पसली कौन सी होती है? ऑप्शंस आर ए. फर्स्ट रिब, बी. सेकेंड रिब, सी. थर्ड रिब, और डी. 12th रिब. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट रिब. हमारे बॉडी में टोटल रिब्स की जो नंबर होते हैं वो होते हैं 24, या हम कह सकते हैं 12 पेयर्स. इसमें प्रथम 7 जोड़ियां होती हैं, या प्रथम जो 7 पेयर होता है रिब्स का उसको हम बोलेंगे ट्रू रिब्स, और जो 5 जो होती हैं शेष उसको हम बोलेंगे फॉल्स रिब. इनके अलावा अंतिम 2 जोड़ी दैट इज 11th और 12th रिब्स जो होती है स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है. इन सभी रिब्स में फर्स्ट जोड़ी रिब्स सबसे छोटी और स्ट्रॉन्गेस्ट या सी आकार की तथा सबसे मजबूत होती है. यह पीछे की ओर से फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ी रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सेस, फोरामेन मैग्नम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी? फोरामेन मैग्नम हमारे शरीर के निम्न में से कौन से भाग में पाया जाता है? ऑप्शंस आर ए. in the mandible, B. in the fetal heart only, C. within the sacrum, or D. in the occipital bone. And the correct option is option number D, that is in the occipital bone. अगर हम फोरामेन की बात करें तो फोरामेन का मतलब होता है शरीर के किसी भी स्ट्रक्चर जैसे हो गई बोन या मेम्ब्रेन आदि में नेचुरल या स्मॉल ओपनिंग होना. सामान्यतः इसका नामकरण संबंधित स्ट्रक्चर लोकेशन से, जहाँ पे ये स्थित होती है उसकी स्ट्रक्चर लोकेशन से होता है इसका नॉमेनक्लेचर. जैसे अगर हम बात करें जुगुलर फोरामेन, फोरामेन ओवल, मैस्टॉइड फोरामेन आदि. इसके अलावा हमारी स्कल के आधारीय भाग में ऑसिपिटल बोन में ग्रेट होल या वेरी बिग ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिससे मेडुला ऑब्लंगेटा इससे स्पाइनल कोड बाहर निकलती है.
इसको ही फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सेस्मॉइड बोन? निम्न में से कौन सी अस्थि सेस्मॉइड बोन का उदाहरण है? ऑप्शंस आर ए पटेला, बी टिबिया, सी फीमर और डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पटेला। किसी जॉइंट कैप्सूल में दबी टेंडन से विकसित स्मॉल नॉड्यूलर बोन को सेस्मॉइड बोन कहा जाता है, जैसे घुटने की पटेला एवं कलाई की फिसीफॉर्म। पटेला को नी कैप के नाम से भी जाना जाता है। यह शरीर की सबसे बड़ी सेस्मॉइड बोन होती है। इस अस्थि की साइनोवियल मेम्ब्रेन को बुर्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in our body which of the following is the layer of skin in which blood vessels are not found? निम्न में से स्किन की कौन सी लेयर्स में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है? ऑप्शंस आर ए मस्कुलर लेयर, बी एपिडर्मिस, सी डर्मिस और डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एपिडर्मिस। स्किन का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 लेयर्स से होता है। 2 लेयर्स से बन के हमारी स्किन बनती है, दैट इज फर्स्ट इज एपिडर्मिस एंड सेकेंड इज डर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की ऊपरी परत होती है जो कि हथेली व पाँव यानी पाम्स या सोल्स के तलवों में सबसे अधिक मोटी होती है। इसमें कोई भी ब्लड वेसल तथा तांत्रिका नहीं पाई जाती है। यह 4 परतों से मिलके बनी होती है। मतलब जो एपिडर्मिस होती है वो 4 लेयर से मिलके बनी होती है और जो डर्मिस होती है वो नीचे वाली परत होती है जिसमें ब्लड वेसल्स या नर्व प्रेजेंट होती है। Hey my future nurses, we have come so far on this video. So if you find this video 1% helpful, so click upon the like button. Just don't wait, just hit upon the like button. Share more and more with your friend so you and your friend can crack the exam together. So next question is, ultraviolet rays from the sun converts which of the following from our skin into the vitamin D in our body? निम्न में से सूर्य के प्रकाश की अल्ट्रावायलेट त्वचा में किस पदार्थ पर क्रिया करके उसे विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है? ऑप्शंस आर ए थ्रोम्बिन, बी फिब्रिनोजन, सी इर्गोस्टिरॉल और डी मेलानिन। थिंक इट अप गाइज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इर्गोस्टिरॉल। एर्गोस्टेरॉल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारी त्वचा में सेबेशियस ग्लैंड से स्वेतित सीबम में पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणों से क्रिया करके विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। अतिरिक्त जो विटामिन डी होता है या ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारा विटामिन डी होगा तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा लिवर में। लिवर में वो स्टोर हो जाता है। यह कैल्शियम और फॉस्फेट इसके साथ मिलकर बोन फॉर्मेशन तथा उसकी मेंटेनेंस में यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन आवर बॉडी? निम्न में से पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है? ऑप्शंस आर ए पॉन्स वेरेलाई, बी एथमॉइड बोन, सी सेला टर्सिका और डी सुप्रेनल ग्लैंड। And the correct option is option number C, that is सेला टर्सिका। नर्सेस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हम सब जानते हैं कौन से टाइप की ग्लैंड होती है। वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सब हम जानते हैं, राइट? अगर आप नहीं जानते तो इसको रट लो। ओके, सो इसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी जो शेप की अगर हम बात करें तो वो होती है पी शेप ग्लैंड। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे ब्रेन की बेस में स्निफॉइड बोन के सेला टर्सिका नामक बोन स्ट्रक्चर में पाई जाती है। इसका विकास हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन हार्मोन? निम्न में से ग्लूकेगॉन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? ऑप्शंस आर ए
gluconeogenesis, B. to convert glucose into fructose, C. to convert glucose into glycogen, or D. to convert glycogen into glucose. And the correct option is option number D, that is to convert glycogen into glucose. पैनक्रियास की जो लैरिंगस सेल्स होती है वो होती है 3 टाइप की। अगर हम उसकी फर्स्ट की बात करें तो वो होगी बीटा सेल्स। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करेगी। यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। इसकी कमी से मधुमेह रोग या शुगर हो जाता है। सेकेंड सेल की अगर हम बात करें तो वो होती है अल्फा सेल। अल्फा सेल्स ग्लूकेजन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। यह आवश्यकता अनुसार ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और जो थर्ड सेल होती है वो होती है डेल्टा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड। निम्न में से एपोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस आर ए मैमरी ग्लैंड, बी सेबेशियस ग्लैंड, सी ऑयल ग्लैंड, or D all of the above. And the correct option is option number A, that is mammary gland. एपोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो ऐसी ग्लैंड होती है जिसमें सिक्रीटरी सेल्स का सिक्रीशन के दौरान शीघ्रीय अंश भी नष्ट हो जाता है। जैसे मैमरी ग्लैंड, यह ग्रंथि कंपाउंड एल्वियोलर प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज immunity gained from ready-made antibody is which of the following type of immunity? हमारे शरीर में रेडीमेड एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी निम्न में से किस प्रकार की इम्यूनिटी कहलाती है? ऑप्शंस आर ए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, बी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, सी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, और डी एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। And the correct option is option number C, that is passive artificial immunity. After birth हमें जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। और शरीर में रेडीमेड एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। अतः रेडीमेड एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी को सम्मिलित रूप से पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहा जाता है। Question number 12 is which of the following antibody found in blood group B? निम्न में से ब्लड ग्रुप बी में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? ऑप्शंस आर ए एंटीबॉडी ए एंड बी, बी एंटीबॉडी ए, सी एंटीबॉडी बी, और डी नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंटीबॉडी ए। हमारे ह्यूमन बॉडी की आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पर 3 टाइप्स की एंटीजन पाई जाती है, विच इज़ एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड RH। और आरबीसी के कोशिका द्रव में 2 टाइप की एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी पाई जाती है। सामान्यतः एंटीजन व एंटीबॉडी हमेशा अलग अलग पाए जाते हैं। अर्थात एंटीजन ए हो तो आरबीसी के कोशिका द्रव में एंटीबॉडी बी होगी, यदि एंटीजन बी हो तो एंटीबॉडी ए होगी। और अगर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट हो तो कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। और यदि कोई भी एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो दोनों ही एंटीबॉडी होगी, विच इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉडकिंस डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्न में से हॉडकिन डिजीज का संबंध कौन सी संरचना से होता है? ऑप्शंस आर ए सीरम, बी लिम्फ नोड, सी ब्लड सेल्स, और डी प्लाज्मा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिम्फ नोड। हमारे शरीर में लिम्फॉइड टिश्यू में उत्पन्न होने वाली ट्यूमर या होने वाला जो ट्यूमर होता है उसको हम बोलते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा ट्यूमर शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला मैलिग्नेंट लिम्फोमा हॉडकिंस डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Choose the correct order of eyeball layer from outside to inside. निम्न में से हमारी आंख में आईबॉल की लेयर का बाहर से भीतर की ओर सही क्रम कौन सा होगा? ऑप्शंस आर ए रेटिना स्क्लेरा कोरॉइड, बी स्क्लेरा रेटिना कोरॉइड, सी कोरॉइड स्क्लेरा रेटिना और डी स्क्लेरा कोरॉइड रेटिना. And the correct option is option number D, that is sclera choroid retina. हमारी आँख की आईबॉल में बाहर से भीतर की ओर 3 लेयर पाई जाती हैं. फर्स्ट जो है वो है स्क्लेरा. फर्स्ट लेयर इज स्क्लेरा. यह आईबॉल की सबसे आउटर लेयर होती है. इसके 2 भाग होते हैं, स्क्लेरा व कॉर्निया. कॉर्निया के ऊपर एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं. सेकंड जो लेयर है वो होगी कोरॉइड. यह आई बॉल की मिडल लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल पाई जाती है. और जो थर्ड जो हमारी लेयर है वो है रेटिना. यह आई बॉल की सबसे इनर लेयर होती है जिसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है. Next and the last question of this video is, which of the following nerve infection or injury may leads to the deafness in a person? निम्न में से कौन सी नर्व के इन्फेक्शन या इंजरी के कारण व्यक्ति में डीफनेस उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शंस आर ए ट्राइजेमिनल नर्व, बी वेस्टिबुलर नर्व, सी कॉक्लियर नर्व और डी वेगस नर्व. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉक्लियर नर्व. हियरिंग प्रोसेस के लिए क्रेनियल नर्व 8 विच इज वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जिम्मेदार होती है. यह 2 नर्व कॉक्लियर नर्व व वेस्टिबुलर नर्व से मिलकर बनती है. इस नर्व को कई बुक में ऑकेस्टिक या ऑडिटरी नर्व भी कहा गया है. सामान्यतः वेस्टिबुलर जो नर्व होती है वो शरीर के सेंस ऑफ बैलेंस तथा ट्रांसमिशन ऑफ स्पेस ओरिएंटेशन इम्पल्स को सेमी सर्कुलर कैनाल से ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती है, जबकि जो कॉक्लियर नर्व होती है वो हियरिंग के लिए जिम्मेदार होती है. That is all for today's video, nurses. Hope you all like it. Together with keep learning, keep supporting for nurses preparation. I know you guys can do it. So if you like this video, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. I'll see you tomorrow.